पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले का माल ममता बनर्जी के मंत्री, विधायक और नेता बेहद चालाकी से ठिकाने लगाते थे। जैसे जैसे घोटाले के पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हो रहा है, घोटाले की रकम को खपाने के तरीकों का खुलासा होता जा रहा है। ईडी को पता चला है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के रुपए फिल्म उद्योग में लगाए जाते थे। एक तृणमूल नेता इस फिल्म बिजनेस का मालिक है। उसी बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाए जाते थे। हालांकि ईडी ने अभी उस आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है। अभी भी आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। पिछले 8 महीने से इस मामले में 8 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब कहीं जाकर ईडी के सामने घोटाले की धुंधली तस्वीर साफ हो रही है। शिक्षक भर्ती घोटाला केस में फंसे तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष से पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि सरकारी नौकरी देने के नाम पर लिए गए इन रुपयों को लेकर बिजनेस होता है। करोड़ों के कैश की रकम को किसी एक के भरोसे छोड़ना संभव नहीं था, इसलिए इसके पैसे फिल्म उद्योग में लगाए जाते थे। उससे फिर और बड़ी कमाई होती थी। ईडी सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के दौरान इन सभी के सबूत मिले हैं। उनका ये कहना है कि ये रैकेट बहुत बड़ा है। आगे की जांच जारी है। तृणमूल नेता कुंतल घोष को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। कुंतल से ईडी को और बड़ी जानकारियां मिल सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि जिस प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत ये पैसे लगाए जाते थे, उसका नाम नवकथा है। हाल ही में इस प्रोडक्शन हाउस की ओर से संगीत वीडियो और वेब श्रृंखला का निर्माण शुरू किया गया था। उनके कब्जे से जब्त किए गए विभिन्न दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग हुई। उसमें से ईडी को सुराग मिले हैं कि घोटाले की आय का एक हिस्सा उत्पादन प्रक्रिया में निवेश किया गया था और इस पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए घोष से पूछताछ की जा रही है। तृणमूल नेता कुंतल घोष से पूछताछ के दौरान ईडी को 35 लोगों के नाम मिले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे देकर नौकरी खरीदी है। ये सभी वर्तमान में विभिन्न स्कूल में कार्यरत हैं। ईडी के अधिकारियों ने जांच के लिए उनमें से हर एक से संपर्क करने का फैसला किया है। कुंतल घोष ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले के सारे पैसे शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के पास जाते थे। घोष ने कुल 19 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को दिए थे। उन्होंने चैटर्जी को राशि सौंपने के गवाह के रूप में गोपाल दलपति का नाम भी लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि दलपति ने घोटाले की कार्रवाई को विभिन्न चैनल्स तक पहुंचाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। अब तक किए गए सर्वे से ये पता चला कि भारत के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। ताजा सर्वे में ये पाया गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 284 सीटें मिलने का अनुमान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस को जीतना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। इस बार कांग्रेस को किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। भले ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पार्टी को मजबूत करने के लिए शुरू की हो, लेकिन अब तक हुए तमाम सर्वे के मुताबिक इसे लेकर कुछ भी खास मजबूती नहीं दिखाई दे रही। यात्रा की राय लोगों के बीच बंटी हुई है। 37% लोगों ने कहा कि यात्रा पार्टी को मजबूत करने के लिए है। 29% लोगों का मानना है कि ये जनता से जुड़ने के लिए पार्टी का अच्छा फैसला है। वहीं 13% लोगों ने कहा कि ये यात्रा राहुल गांधी की छवि में सुधार लाने के लिए है, जबकि 9% लोगों का ये मानना है कि यात्रा से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में इससे पार्टी को मजबूती मिलते नहीं दिखाई दे रही, बल्कि अब कांग्रेस का चुनाव से ज्यादा फोकस यात्रा की तरफ चला गया है। कांग्रेस को लेकर जब ये सवाल किए गए कि आखिर पार्टी का बतौर विपक्ष कैसा कामकाज रहा, तो लोगों के हैरान कर देने वाले जवाब मिले। इसमें से सबसे ज्यादा यानी 25% लोगों का मानना है बतौर विपक्ष कांग्रेस का कामकाज खराब रहा। 19% लोगों ने बहुत अच्छा और 19% लोगों ने औसत कहा। कांग्रेस के लिए हमेशा से ही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हार का कारण बनी है। मोदी लहर इस बार फिर से कांग्रेस के लिए खतरा बनकर सामने आ खड़ी हुई है, क्योंकि सर्वे में साफ हो गया है कि 72% लोग प्रधानमंत्री के प्रदर्शन से खुश हैं। कोरोना महामारी की बढ़ती महंगाई की समस्या के बीच उनकी लोकप्रियता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ताजा सर्वे से ये भी पता चला है कि बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि धारा 370 को रद्द करना है और कोरोना महामारी से लड़ना है। इन दोनों से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के इन दोनों कामों को काफी ज्यादा पसंद किया गया। 20% लोगों ने कहा कि एनडीए ने कोविड महामारी को सही ढंग से संभाला और 14% लोगों ने कहा अनुच्छेद 370 को रद्द करना सरकार का बुद्धिमानी भरा फैसला था। सर्वे में शामिल 12% लोगों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि इस मंदिर को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए थे। इसका कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान झेलना पड़ेगा।
विरोध की आवाज उठाने पर कांग्रेस के लोगों ने कपिल सिब्बल के घर पर पत्थर मारे। अनिल एंटनी को जान से मारने की धमकियां मिली। अब कांग्रेस का वही गैंग शशि थरूर के पीछे पड़ गया है, तो थरूर ने पलटकर सेक्युलर लॉबी पर जोरदार हमला किया। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद का है। इस डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र के प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हल्ला बोला हुआ है। इस मामले पर पार्टी लाइन से अलग हटकर शशि थरूर ने अपनी राय रखी है। थरूर ने कहा कि गुजरात दंगों के घाव अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए, लेकिन इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। थरूर की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब कांग्रेस और उससे जुड़े संगठन प्रतिबंध के बावजूद अलग अलग जगहों पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा था कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद अनावश्यक है। जो चीजें पुराने समय में हो चुकी हैं उन पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस घटना को 21 साल बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में पीएम को क्लीन चिट दे चुका है। थरूर की टिप्पणी को लेकर कई लोगों ने नाराजगी भी जताई। एक यूजर ने लिखा कि थरूर अब लोगों से गुजरात दंगों से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। यूजर ने आगे लिखा कि थरूर को अपने लंबे अनुभव से इस बात का पता होना चाहिए, देश और लोगों की याद लंबी होती है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर थरूर ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत इस त्रासदी से आगे बढ़ गया। थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने वो नहीं कहा, मैंने बार बार यह स्पष्ट किया कि मेरा मानना है कि गुजरात के घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, लेकिन ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुना चुका है, हमें इस मुद्दे पर बहस करने से बहुत कम फायदा होगा। टिप्पणी पर जवाब देते हुए उन्होंने सेक्युलर कैंप को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि मैं स्वीकार करता हूं कि अन्य लोग मेरे विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दों पर मेरे 4 दशक के रिकॉर्ड और गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए खड़े होने को 2 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बेहद निंदनीय है। सेक्युलर कैंप के लोगों को अपनों के प्रति ईर्ष्या रखने से बहुत कम फायदा होगा। शशि थरूर ने जिस तरह से सेक्युलर कैंप लिखकर निशाना साधा, ये बात बहुत साफ करती है कि आरोपों से वह किस तरह से खफा हैं। सेक्युलर कैंप या सेक्युलर लॉबी शब्द का इस्तेमाल अब तक बीजेपी के खेमे की तरफ से होता रहा है, लेकिन थरूर ने जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया उससे यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये नाराजगी उन्हें अनिल एंटनी की राह पर तो नहीं ले जा रही है। इसके पहले एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले पर अपनी राय रखने को लेकर हो रही आलोचनाओं के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अनिल एंटनी ने गुजरात दंगों में पीएम मोदी की भूमिका को दिखाने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था कि जो लोग ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों से सहमत हैं, वो भारत के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। आलोचना के बाद उन पर ट्वीट हटाने का दबाव पड़ा, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए गंभीर आरोप लगाए। अनिल एंटनी ने कहा कि मुझ पर पोस्ट हटाने के लिए दबाव बनाया गया, रात में धमकी भरे फोन्स आए, मैसेजेस भेजे गए। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में मेरे लिए कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि 2023 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की बात तय थी। क्या यही वो डील है जिसकी तरफ उपेंद्र कुशवाहा इशारा कर रहे हैं और उनसे पूरी डील का खुलासा करने को कह रहे हैं? पार्टी से दरकिनार किए जाने और जेडीयू में हिस्से की मांग करने वाले कुशवाहा बागी तेवर में हैं। उन्होंने खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर बयानबाजी तेज कर दी है। जेडीयू के भीतर आग को और हवा देने के साथ सुशील मोदी ने आग में घी डालने का काम करना शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच क्या सीक्रेट डील हुई है। आखिर दोनों दलों के बीच हुए उस समझौते को जानने का पूरा हक बिहार की जनता को है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसे टालने के बजाय नीतीश कुमार को उनका जवाब देना चाहिए। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच हुए समझौते का खुलासा कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि जगदानंद सिंह के अनुसार जेडीयू और आरजेडी के बीच डील 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की हुई है। सुशील मोदी ने कहा कि अब आरजेडी की ओर से ये खुलासा हो चुका है, तो जेडीयू की ओर से इस डील की सच्चाई क्यों छिपाई जा रही है? जगदानंद सिंह जब ये कह रहे थे कि बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज का त्याग करना पड़ता है, तब उनकी बात का अर्थ क्या है? नीतीश कुमार को बिहार की जनता के सामने जगदानंद सिंह की ओर से कही गई बातों का अर्थ बताया जाना चाहिए।
उपेंद्र कुशवाहा के तेवर को देखते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि जेडीयू में बाहर से लोग आते जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सुशील मोदी ने कहा कि कुशवाहा के मुद्दों का जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार उनके दल बदलने पर अनावश्यक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, वो भी तब जबकि नीतीश कुमार खुद 3 बार लालू यादव के साथ गए और 2 बार पलटकर बीजेपी के साथ आ गए। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बारे में उनकी क्या राय है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को याद दिलाया कि कैसे ललन सिंह मुख्यमंत्री को तानाशाह समेत और भी कई आपत्तिजनक शब्दों से नवाजते हुए कांग्रेस में चले गए थे। सुशील मोदी ने कहा कि फिलहाल महत्वपूर्ण मुद्दा लालू प्रसाद के साथ हुई उस डील को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। फिलहाल महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि लालू प्रसाद के साथ हुई उस डील को सार्वजनिक किया जाए, ये नहीं कि किसने कब कब पार्टी बदली। इसके साथ ही सीएम नीतीश को ये भी बताना चाहिए कि आरजेडी में जदयू का विलय कब होगा। तेजस्वी इसी साल मुख्यमंत्री बनेंगे या 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार ये बताएं कि उनकी ओर से इन बातों पर पहेली क्यों बुझाई जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में है। राहुल के साथ कभी उमर अब्दुल्ला पैदल मार्च करते हैं तो कभी महबूबा मुफ्ती। ऐसे में कमी सिर्फ मणिशंकर अय्यर और पाकिस्तान की महसूस होती है, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने यात्रा में शामिल होकर दोनों की कमी को पूरा कर दिया। अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने की पेशकश करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर बोले कि मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ बात करने के पक्ष में हूँ। मैं वहाँ 3 साल रहा था। मैंने देखा है कि पाकिस्तान की आम जनता अमन चाहती है, चैन चाहती है। हम ऐसे कुछ कदम उठाएं जिससे पाकिस्तान के साथ बातचीत तो शुरू हो। अब अय्यर के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। विपक्ष इसे अब कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम बता रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद ने मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा और कहा कि अय्यर का बयान कांग्रेस का असली चेहरे को दिखाता है। इनको ये लगता है कि पाकिस्तान की बात करने पर भारत के मुसलमान इनको वोट दे देंगे। ये वोट तलाशो यात्रा कर रहे हैं। भारत का मुसलमान भारत से प्यार करता है। पाकिस्तान परस्त होकर इससे आपको लगता है कि मुस्लिमों के वोट आपको मिल जाएंगे, तो ये होगा नहीं। भारत की जनता राहुल गांधी की रीपैकेजिंग नहीं होने देगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा से अपनी भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू की। एक दिन पहले पार्टी की ओर से सुरक्षा चूक का आरोप लगाए जाने के बाद यात्रा को अनंतनाग में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और कश्मीर पुलिस की ओर से किए गए सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से नाकाम रहे। अवंतीपोरा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आईं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा बलों ने यात्रा की अगली जगह तक जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी, कांग्रेस में इस्तीफों की बारिश शुरू हो गई। अब कांग्रेस ने एक दूसरी यात्रा शुरू की है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसका मकसद कांग्रेस से लोगों को जोड़ने का है। लेकिन लोग जुड़े इसके पहले कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ने लगे। घटना हिमाचल प्रदेश की है, जहां सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह गुट के नेता आपस में ही हाथापाई करने लगे। अभियान को लेकर मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की धरोट पंचायत पहुंची सांसद एवं पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के स्वागत कार्यक्रम में चेतराम और विजयपाल समर्थक आमने सामने आ गए। प्रतिभा के समक्ष चेतराम गुट के समर्थकों ने कांग्रेस विचार विभाग के चेयरमैन विजयपाल सिंह के खिलाफ गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान दोनों गुटों के समर्थकों में हाथापाई हो गई। चेतराम दिवंगत वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं। विजयपाल सुक्खू गुट के माने जाते हैं। विजयपाल सराज कांग्रेस से टिकट की दौड़ में भी थे। चेतराम समर्थकों ने प्रतिभा सिंह को घेर कर रखा और विजयपाल और उनके समर्थकों को मिलने नहीं दिया। कार्यक्रम में विजयपाल को चेतराम ने मंच पर बैठने की जगह तक नहीं दी। बाद में प्रतिभा सिंह ने विजयपाल को मंच पर आने के लिए कहा। इसके बाद विजयपाल ने प्रतिभा सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट किया। विजयपाल ने कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम में बुलाया था। चेतराम और उनके समर्थकों ने हाथापाई कर घटिया हरकत की। इससे कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेंद्र ठाकुर ने विजयपाल समर्थकों के साथ हुई हरकत की निंदा की। उन्होंने कहा कि चेतराम और उनके समर्थकों को भविष्य में इस तरह की हरकतों को करने से परहेज करना चाहिए। चेतराम ठाकुर ने कहा कि विजयपाल ने विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ काम किया, इसकी जानकारी आलाकमान को भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध ही करेंगे।
मंडी जिला में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभा सिंह ने यह कह दिया था कि यदि चुनाव जीते होते तो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह कौल सिंह मुख्यमंत्री होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।